डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th यूनिट का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है ईथर। फर्स्ट पार्ट इसका था अल्कोहल और सेकंड पार्ट फिनोल हम पहले कर चुके हैं। तो ईथर का जनरल फार्मूला है ROR, इसको ROR डैश भी लिख देते हैं। ये R और ये वाला R जो है दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो सबसे पहले हम इसका नोमेनक्लेचर ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो इधर हमने फार्मूला लिखा है, बीच में हम कॉमन नेम लिखेंगे और इधर लास्ट में IUPAC नेम। तो IUPAC नेम आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो इसमें क्या है कि बीच में ऑक्सीजन होगा और दो तरफ दो अल्काइल ग्रुप होंगे। तो इस केस में जो सिंपलेस्ट ईथर है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है और बीच में O से आपको पता चलता है कि ये ईथर है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ही ग्रुप लगे हैं। और इसका IUPAC नेम के लिए आपको O को एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करना पड़ेगा जो स्मॉलर है। यहाँ तो दोनों ही स्मॉलर हैं, तो ये मिथाइल के साथ O लगा के ये मिथॉक्सी हो जाता है, ऑक्सी बोलना है। और ये मीथेन पे लगा है, तो इसका IUPAC नेम आप समझ सकते हैं क्या हुआ? मिथॉक्सी मीथेन, इस टाइप से। और आगे देख लीजिए, अगले कंपाउंड में एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो कॉमन नेम आपको मिथाइल इथाइल ईथर नहीं बल्कि इथाइल मिथाइल ईथर बनाना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली में E पहले आता है। तो क्या इसका कॉमन नेम होगा वो लिख लीजिए आप, इथाइल मिथाइल ईथर, इस टाइप से। और O को स्मॉलर ग्रुप इधर मिथाइल के साथ आपको ऐड कर देना है, तो मिथॉक्सी हो जाएगा। और ये किस पर लगा है? इथेन के ऊपर। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन, इस टाइप से। और ऐसे ही आप अगला भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है तो कॉमन नेम आप लिख पाएंगे डाई इथाइल ईथर, और O को इस ग्रुप के साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा? इथॉक्सी हो जाएगा। और वो किस पर लगा है? इथेन के ऊपर। तो इस तरह से नेमिंग करते जाना है। अगले कंपाउंड में O के एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ 3 कार्बन वाला प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये प्रोपाइल ग्रुप क्योंकि स्ट्रेट चेन में है तो इसको नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? एक तरफ तो है मिथाइल ग्रुप और दूसरा है प्रोपाइल, जिसको आपको नॉर्मल प्रोपाइल लिखना है क्योंकि वो स्ट्रेट चेन में है। और O है तो ईथर तो आप लिखेंगे ही। तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, अल्फ़ाबेटिकली में M पहले आता है और P बाद में। ये N आपको नहीं देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते होगा तो ये M और P में देखना है कि कौन सा ग्रुप आपको पहले लिखना है। तो इस तरह से आप कॉमन नेम लिख पाएंगे। और IUPAC के लिए O को स्मॉलर ग्रुप के साथ अटैच करके ऑक्सी लगाना है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा जो प्रोपेन के फर्स्ट कार्बन पर लगा है। तो इसका IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे? वो हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो 1 लिखना जरूरी है। अगर कार्बन चेन जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको बताना पड़ता है कि वो ग्रुप जो है वो कहाँ पर लगा है। इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ ये सारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जब प्रोपाइल ग्रुप बीच में से लगा हो, बीच वाले कार्बन से, तो वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। तो इसका जब आप कॉमन नेम लिखेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर लिखेंगे, लेकिन आइसोप्रोपाइल एक ही वर्ड है, उसमें I जो है वो पहले आता है और M बाद में। तो इसलिए हम आइसोप्रोपाइल तो पहले लिख देते हैं और मिथाइल बाद में। और आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर जो है ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, और 2 पर ये क्या लगा है? मिथॉक्सी। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि ऊपर वाले केस में 1 लिखना जरूरी था और यहाँ पर 2 लिखना जरूरी है। और आगे देखते हैं एक और कंपाउंड। तो इसमें क्या है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है और इधर भी O के आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही लगा है। तो इसका कॉमन नेम तो इजी है, वो क्या है? डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। तो इस तरह से कॉमन नेम आप लिख सकते हैं। IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो 2 पर ये सारा ग्रुप लगा है, तो ये सारा ग्रुप क्या है? ये प्रोपाइल के साथ ऑक्सीजन लगता है तो क्या हो जाता है? प्रोपोक्सी हो जाता है। लेकिन ये सिंपल प्रोपोक्सी नहीं है, ये 2 प्रोपोक्सी है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन 2 पर लगा है। तो ये जो 2 प्रोपोक्सी ग्रुप है ये क्या है? ये 2 नंबर पर लगा है प्रोपेन के। तो 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन इसका IUPAC नेम होगा। ये आपको ध्यान से समझना है। ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले ली है, 2 नंबर पर ये प्रोपोक्सी ग्रुप लगा है और इसको आपने 2 प्रोपोक्सी लिखना है। और 2 प्रोपोक्सी प्रोपेन के सेकंड नंबर पर लगा है, तो ये सेकंड नंबर पर ये सारा ग्रुप लगा है। इस तरह से इसका IUPAC नेम बनेगा।
नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें O के जो लेफ्ट साइड में ग्रुप लगा है ये टर्शी बुटाइल ग्रुप कहलाता है। तो आपको टर्शी बुटाइल जो है इसके बारे में पता है कि इसको टर्शी बुटाइल ग्रुप बोलते हैं और ये है मिथाइल ग्रुप। तो ये O की वजह से क्या होगा, ईथर होगा। तो इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं टर्शी ब्यूटाइल और एक साइड क्या है, मिथाइल। तो टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और ये M पहले आता है या टर्शी ब्यूटाइल का T नहीं देखना है आपको, B देखना है, क्योंकि ABCD में B पहले आता है। तो इसलिए टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये पहले लिखा है और ये मिथाइल बाद में। तो इस तरह से ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC के लिए आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है और 2 पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो 2 मिथाइल पहले लिखेंगे या मिथॉक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि ये मिथॉक्सी जो है ये पहले लिखना पड़ेगा आपको। तो 2 पर क्या है, 2 मिथॉक्सी है और 2 पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और 3 कार्बन की ये चेन है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इस टाइप से IUPAC नेम आपको बनाना है। इस तरह से आप एक नेक्स्ट कंपाउंड देख सकते हैं। इसमें एक इथॉक्सी ग्रुप है, एक और इथॉक्सी ग्रुप है जो 1 नंबर पर लगे हैं। तो इसका कॉमन नेम मैं बाद में बताता हूँ। IUPAC आप लिख सकते हैं 1,1 डाई इथॉक्सी, 2 बार इथॉक्सी है और इथेन, डाई इथॉक्सी इथेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। और कॉमन नेम आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसका कॉमन नेम होता है एसीटाल। इस तरह से आप एक नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये 2 ही कार्बन की है, इथेन है। तो इसमें नंबर 1 तो इधर देना पड़ेगा जिधर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है और नंबर 2 पर क्लोरो लगा है। हालांकि क्लोरो जो है C पहले आता है तो इसलिए हमें ये पहले लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसका IUPAC नेम, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। तो 2 क्लोरो 1 पर क्या लिखना है, मिथॉक्सी। तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड इस तरह से है कि ये एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है जिसके साथ ऑक्सीजन लगा है। तो ये एक साइक्लोप्रोपॉक्सी ग्रुप हो जाता है जो कहाँ पर लगा है, 2 कार्बन पर और टोटल कार्बन है 4। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 पर क्या लगा है, साइक्लोप्रोपॉक्सी। तो हम यहाँ पर साइक्लोप्रोपॉक्सी लिख देते हैं और आगे टोटल क्योंकि 4 कार्बन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा और इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। और आगे देखते हैं ये एक मिथाइल ग्रुप और ये बेंजीन क्या है, फिनाइल ग्रुप। तो मिथाइल फिनाइल ईथर जो है ये इसका कॉमन नेम होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर। और इसका एक और कॉमन नेम होता है जो आपको लर्न कर लेना है, वो होता है एनिसोल। और इसका IUPAC नेम कैसे रखेंगे, ये मिथॉक्सी जो बेंजीन पर लगा है तो IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये हो जाएगा। इस तरह से आप ये इथाइल ग्रुप के आगे ऑक्सीजन लगा है तो इसका IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं इथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि एक इसमें इथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है। तो इथाइल फिनाइल ईथर कॉमन नेम हो जाएगा। और अगला कंपाउंड में दोनों ही फिनाइल ग्रुप हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई फिनाइल ईथर। और IUPAC क्या होगा, ये फिनॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। तो हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं फिनॉक्सी बेंजीन। तो इस तरह से ये नेमिंग हो पाएगी। आगे ये वाला कंपाउंड आप देखिए, ये CH2 और बीच में एक ऑक्सीजन है तो इसका कॉमन नेम आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये होता है इथाइलीन ऑक्साइड, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसको अपॉक्सी इथेन भी कहते हैं। और इसका जो IUPAC नेम है वो ऑक्साइरिन है, OXIARNE इस टाइप से। तो ये IUPAC नेम होगा। तो ये भी आप लर्न कर लेना। और इस तरह से ये कंपाउंड है जिसमें 4th नंबर पर क्या लगा है, ब्रोमो ग्रुप लगा है तो इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिसोल। आपको पता है मिथॉक्सी बेंजीन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एनिसोल। और IUPAC इसका क्या होगा वो आप देख सकते हैं। तो वो होगा 4 ब्रोमो और 1 पर क्या लगा है, मिथॉक्सी। 4 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी हो जाएगा। और ये सब कुछ कहाँ लगा है, बेंजीन पर। तो इस तरह से 4 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी बेंजीन इसका होगा IUPAC नेम। और B पहले आता है, हम बाद में ABCD में, इसलिए हमने ब्रोमो को पहले लिखा है, लेकिन नंबरिंग आपको ईथर वाली साइड से ही करनी है। आगे देखते हैं आइसोमरिज्म इन ईथर्स। तो ईथर में कौन कौन सी आइसोमरिज्म होती है वो देख लेते हैं। एक तो फंक्शनल आइसोमरिज्म होती है, ये अल्कोहल के फंक्शनल आइसोमर होते हैं।
इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये CH3OCH3 क्या है, डाईमिथाइल ईथर है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लीजिए। इसी फार्मूले से जो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2OH। तो टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में सेम ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो ये डाईमिथाइल ईथर जो है इथाइल अल्कोहल का एक फंक्शनल आइसोमर है। तो इस तरह से ये फंक्शनल आइसोमरिज्म आप समझ सकते हैं। और इसी तरह से एक मेटामरिज्म होती है। मेटामरिज्म उन्हीं केस में होती है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बीच में हो। तो यहाँ पर मैं एक 4 कार्बन वाला ईथर बनाता हूँ। तो 4 कार्बन वाला ईथर जो है वो कैसे बनेगा, ये डाई इथाइल ईथर होता है। और इस तरह से ये 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर। मेटामरिज्म में आपको ईथर के साथ ईथर ही बनाना है, और वो भी 4 कार्बन वाला ही। लेकिन जो है ये 2 + 2 4 है, आप 3 + 1 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं बना देता हूँ, एक तरफ 1 कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन। तो इस तरह से ये मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर जो है, ये इसका कॉमन नेम यहाँ पर लिखा है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर्स। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो ईथर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो आपको ऑक्सीजन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखनी पड़ेगी कौन सी होती है। तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 1 आएंगे, तो ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाते हैं। तो लास्ट शेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये 1s को छोड़ देते हैं, ये सेकंड शेल है, और इसमें 1 s और 3 p हैं। तो हाइब्रिडेशन कौन सी बनती है, sp3। sp3 से क्या होगा कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 के पास तो क्या होगा, लोन पेयर, और बाकी दोनों के साथ कोई ग्रुप लग सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के पास 2 तो क्या होंगे, लोन पेयर। तो लोन पेयर इस तरह से आप बना लेते हैं, और बाकी जो है यहाँ पर 2 ग्रुप लग जाएंगे, जैसे वाटर में होता है। वाटर में यहाँ पे H लगता है, और इसमें कोई अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल इथाइल वगैरह, और हाइब्रिडेशन इसमें होगी sp3। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि ईथर में हाइब्रिडेशन sp3 होती है ऑक्सीजन में, और बॉन्ड एंगल वाटर से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। तो ये 110 का जो है एंगल होता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ईथर का, जो आपको नोट कर लेना है। अब हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर को कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर 2 ही मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके हैं। एक तो ये अल्काइल हैलाइड से है, और दूसरा अल्कोहल से होगा, जो हम बाद में करेंगे। ये जो अल्काइल हैलाइड से हम ईथर बनाएंगे, तो इसमें भी 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है विलियमसन सिंथेसिस। इसका सेकंड पार्ट जो है वो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड वाला है, वो भी आपने पढ़ रखा है। लेकिन अभी हम विलियमसन सिंथेसिस को डिटेल में करते हैं। तो ये कैसे होती है, ईथर बनाने के लिए रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से ही होगी। RX ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड, और इसमें ये सोडियम एल्कोक्साइड लेना पड़ता है। और ये आपको याद है कि क्या बन जाता है, ROR' और NaX जो है यहाँ पर निकल जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन रहती है। और इसमें हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे R की जगह हम क्या ले लेते हैं, इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। तो इस तरह से इथाइल ब्रोमाइड ले लेंगे, और ये ONA के साथ जब इथाइल ग्रुप लेंगे तो ये सोडियम इथोक्साइड हो जाएगा। और NaBr निकालने के बाद आप क्या बनाएंगे, ये C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर, जिसका IUPAC नेम इथोक्सी इथेन है। तो इस टाइप से ये ईथर आप बना सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों ग्रुप सेम की बजाय डिफरेंट लगाने हो तो वो भी कर सकते हैं। सपोज आपको क्या करना है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ इथाइल ग्रुप लगाना है, और इस तरह से NaBr जो है निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल ग्रुप ले लेंगे। तो मैं इस साइड तो मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, और दूसरी साइड इथाइल ग्रुप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर दोनों ग्रुप अलग अलग टाइप के हैं तो स्मॉलर ग्रुप हम हेलोजन के साथ लेते हैं, और बिगर ग्रुप जो है वो ONA के साथ लेते हैं। हालांकि इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी फ़र्क पड़ता है, तो वो आपको समझना है। आगे आपको ये देखना है कि इसी रिएक्शन से अगर आपको ये मिथाइल फिनाइल ईथर बनाना है, मींस मिथॉक्सी बेंजीन, और सपोज यहाँ पर NaCl है, तो एक मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है। तो मैंने कहा था जो बिगर ग्रुप है वो आपको ONA के साथ लेना है। तो इस तरह से हम इसको ONA के साथ ले लेते हैं, और मिथाइल ग्रुप जो स्मॉलर ग्रुप है वो हम हेलोजन के साथ ले लेते हैं इस टाइप से। तो ये रिएक्शन हो जाएगी, और NaCl निकल जाएगा, और मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर लग के ये मिथॉक्सी बेंजीन मिथाइल फिनाइल ईथर बन जाएगा। तो लेकिन अगर आप उल्टा कर देते हैं, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये आप सपोज हेलोजन के साथ ले लेते हैं, तो देखिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये फिनाइल ग्रुप आपने हेलोजन के साथ ले लिया, और मिथाइल ग्रुप जो है सपोज आपने ONA के साथ ले लिया। तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, तो ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नहीं होगी,
क्योंकि ये आपको पता है कि हेलोरीन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। तो जो बिगर ग्रुप होता है फिनाइल ग्रुप, ये आप इधर ONA के साथ तो ले सकते हैं, मीन्स उसको हेलोजन के साथ नहीं ले सकते, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसी बात को आपको आगे एक और एग्जांपल से समझना है। सपोज आपको ये वाला ईथर कहा जाता है बनाने को कि एक टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है और एक साइड जो है वो इथाइल ग्रुप है। तो ये टर्शी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है और यहाँ पर सपोज हम NaBr निकालते हैं, तो ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टर्शी ब्यूटाइल जो बिगर ग्रुप है ये आप ONA के साथ ले सकते हैं, सेकेंडरी या टर्शी इसके साथ ले सकते हैं, लेकिन जो स्मॉलर ग्रुप प्राइमरी ग्रुप है वो आपको हेलोजन के साथ X के साथ ही लेना है। तो ये मैं आपको रिएक्टेंट जो है यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको देखना है कि ये जो टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है ये आपको मैंने कहा है कि ONA के साथ लेना है। ये सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड जो है ये रिएक्टेंट बन गया है, और इथाइल ग्रुप को आपको क्या करना है, हेलोजन के साथ लेना है, तभी ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि टर्शी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने के लिए टर्शी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने के लिए कौन से रिएक्टेंट जो है वो लेने हैं। अगर आप ये सब उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये भी आपको नोट कर लेना है यहाँ पर, हालांकि वो लिखना नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर हम ये जो टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है हेलोजन के साथ ले लें तो ये आप देख लीजिए कि क्या हो जाएगा उस केस में। अगर हम टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप को यहाँ पर हेलोजन के साथ ले लेते हैं और इथाइल ग्रुप को जो है वो ONA के साथ ले लेते हैं, तो ऐसे केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ से HBr निकल जाता है। H जो है वो इस तरह से O के साथ चला जाएगा और Br जो है वो Na के साथ चला जाएगा और ये यहाँ पर अल्कीन बन जाता है इस टाइप से। तो ये ऐसे 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा, ये वाला पार्ट अल्कीन बन जाएगा, और HBr जो निकलेगा वो कहाँ गया, H तो ये C2H5O के साथ चला गया और Br जो है वो Na के साथ, तो यहाँ पर हम NaBr लिख देते हैं। इस तरह से अगर आप ये ग्रुप जो है उल्टा कर देंगे, मीन्स कि टर्शी को आप हेलोजन के साथ ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टर्शी की एलिमिनेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप हेलोजन के साथ जो है वो टर्शी ब्यूटाइल या सेकेंडरी जो है इस टाइप के ग्रुप नहीं ले सकते हैं। आगे आपको ये नोट करना है कि इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है, ये रिएक्शन कौन सी है। ये तो आपको याद हो गया होगा कि ये विलियमसन सिंथेसिस थी जिसमें हम ईथर बनाते थे, सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी। लेकिन अगर आपको कोई ये वाला ईथर बनाना है, सपोज आपके ऑक्सीजन के साथ दोनों ही कोई टर्शी टाइप का ग्रुप है या दोनों ही सेकेंडरी हैं, तो ये जो ईथर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये क्या है, ये डाई टर्शी ब्यूटाइल ईथर है, क्योंकि इधर भी टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है इधर भी टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर ये वाला ईथर बनाना हो तो क्या विलियमसन सिंथेसिस से ये बनाना पॉसिबल है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप आपको ONA के साथ भी लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये टर्शी ब्यूटॉक्साइड जो है सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड है ये, और हेलोजन के साथ भी आपको फिर टर्शी ग्रुप ही लेना पड़ेगा। ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अगर इस तरह से आप रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, NaBr निकल जाए और ये ग्रुप उल्टा होकर लग जाए और ये डाई टर्शी ब्यूटाइल ईथर बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो टर्शी ग्रुप है वो अगर हेलोजन के साथ लेते हैं तो आपको पता है कि उसमें क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस टाइप के ईथर जो हैं विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बन सकते हैं। तो आपको यही कहना है कि इस टाइप के जो ईथर हैं जैसे कि डाई टर्शी ब्यूटाइल ईथर, या इस टाइप का कोई और हो कि दोनों साइड आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो, या आप कह सकते हैं कि डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, तो सच टाइप ऑफ सिमेट्रिकल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, जो आपको नोट कर लेनी है। आगे इसी रिएक्शन का एक सेकंड पार्ट है, बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो इससे कोई सिंपल सिमेट्रिकल ईथर जो है आप बना सकते हैं, जैसे कि ये C2H5Br, हमने इसको 2 लेना पड़ेगा। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड जो है उसका फार्मूला क्या होता है, Ag2O। तो ये जो C2H5 ग्रुप है ये O के दोनों साइड लगेगा इस टाइप से, C2H5O C2H5, और 2Ag और 2Br जो है यहाँ से निकल जाएगा, और डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन आप इससे बना सकते हैं। इस तरह से और भी सिंपल ईथर जो है आप इस मेथड से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जो है फ्रॉम एल्कोहल। तो इस रिएक्शन के 2 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट है वो है
बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस फर्स्ट पार्ट के भी 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो ए पार्ट में हम देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, मीन्स जो हमें डिहाइड्रेशन करनी है वो किसी एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। तो हम यहाँ पर एक अल्कोहल लेते हैं सिंपल CH3CH2OH। तो ये कैसी अल्कोहल है? ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3CH2OH। तो इसकी जो डिहाइड्रेशन है वो आपने पहले भी पढ़ी है, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। वो टेम्परेचर आपको अच्छे से लर्न करना है। इस केस में 413 केल्विन। तो एक से H और एक अल्कोहल से OH निकाल कर आप इस तरह से 2 अल्कोहल के बीच में से जब वाटर निकालेंगे तो इस तरह से ईथर बन जाएगा, जो कि क्या है? डाईइथाइल ईथर और एक वाटर मॉलिक्यूल, और इसका आईपीसी नेम है इथॉक्सी इथेन। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर जो है वो गलती से ज़्यादा हो जाए तो ये आप रफ में नोट कर लेना कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, सपोज इसी रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है 443 केल्विन पर करते हैं तो एक ही अल्कोहल के बीच में से HOH निकल जाता है और अल्कीन बन जाता है यहाँ पर इस केस में। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर का रोल जो है समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी अल्कोहल से ऐसे ईथर बनाना पॉसिबल है अगर आप टेम्परेचर का खास ख्याल रखें। तो आगे हम एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। ये CH3CH जो है ये OH, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। और इसी तरह से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसका और लिख लें, तो ये मैं लिख के दिखा देता हूँ तो आप इसको पहचान लेंगे कि कौन सा ईथर जो है। यहाँ पर ये CH3 था। इस टाइप से अगर एक H और एक OH निकालें आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और टेम्परेचर जो है वो 413 रखें तो कौन सा ईथर बनने वाला है वो आप देख सकते हैं। तो ये इस टाइप से ये ईथर बनना चाहिए। तो ये जो है दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाता है और ये वाटर भी होगा, तो ये डाई आइसोप्रोपाइल ईथर यहाँ से बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सेकेंडरी में एलिमिनेशन की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये ईथर बनने की बजाय अल्कीन बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये नोट कर लेना है कि इस केस में जो अल्कीन है, यहाँ से H और OH आप निकालेंगे, एक ही मॉलिक्यूल लेंगे तो ये अल्कीन जो है, जो कौन सा अल्कीन बना है? प्रोपीन। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन में, और ये जो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर है ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो याद रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल की जो है वो टेंडेंसी अल्कीन बनाने की ज़्यादा रहती है और ईथर इससे चाहे आप टेम्परेचर कम भी रखें तो वो कम ही बनता है। तो इस रिएक्शन को आपको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो आपको नोट कर लेना है कि ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो कि क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसकी आप डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन तो जो है एक तो बनेगा ईथर इस केस में, जो कौन सा है? डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इस टाइप से। और दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या बनने वाला है? जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में से HOH निकलता है तो वो क्या होता है? अल्कीन। तो वो क्या है? CH3CHCH2। तो यहाँ पर मैं इसके नेम लिख देता हूँ, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। और दूसरा जो बना है वो क्या है? प्रोपीन है। तो आपको यहाँ एग्जाम में किस तरीके से लिखना है कि ये एक मेजर प्रोडक्ट है अल्कीन और ये जो है माइनर प्रोडक्ट है, तो ये कम बनेगा। तो इस तरह से याद रखना है कि सेकेंडरी की टेंडेंसी अल्कीन बनाने की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और ईथर बनाने की कम। अब बात करते हैं टर्शियल अल्कोहल की। अगर आप टर्शियल अल्कोहल ले लेते हैं इस टाइप से, तो ये एक टर्शी बुटाइल अल्कोहल है जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इस टाइप से। और इसमें अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, टेम्परेचर 413 ही रखते हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि ओनली जो है अल्कीन ही बनेगा। तो इसमें कौन सा अल्कीन बनने वाला है? वो ये है 2-मिथाइल प्रोपीन और ये H2O। तो यहाँ पर कोई ईथर बनने का चांस नहीं है और इसका कॉमन नेम बता देता हूँ, आइसोब्यूटाइलीन है। तो ईथर बनाने की जो टेंडेंसी है अल्कोहल की, वो आपको याद रखना है कि प्राइमरी की जो टेंडेंसी है वो ईथर बनाने की ज़्यादा है, उसमें ईथर बनाना पॉसिबल था अगर टेम्परेचर कम रखें। सेकेंडरी में भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है और टर्शियरी की जो टेंडेंसी है अल्कोहल की ईथर बनाने की वो बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको नोट कर लेना है। इसी रिएक्शन का जो बी पार्ट है वो है कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। मीन्स आप एसिड की बजाय कोई सिंपल कैटालिस्ट एल्यूमिना टाइप का वो भी ले सकते हैं, तो उससे भी रिएक्शन हो जाएगी। तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। CH3CH2OH, तो ये इथाइल अल्कोहल है और इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं इस टाइप से और एक H और एक OH निकालेंगे आप पहले की तरह। और कैटलिस्ट जो है आपकी बार Al2O3 लेंगे और टेम्परेचर इसमें याद रखना है
523 केल्विन लेकर ही आप ईथर बना सकते हैं। आपको इसमें भी याद हो जाना चाहिए कि अगर 633 लें तो इस केस में भी अल्कीन बन जाता है। तो लेकिन अभी हम ईथर बना रहे हैं तो ईथर ही बनाएंगे। इस तरह से डाई इथाइल ईथर बना लिया और साइड में क्या निकला H2O। तो ये कैटालिटिक डिहाइड्रेशन उसी रिएक्शन का सेकेंड पार्ट बी पार्ट है, ये भी आपको कर लेना है। और उस रिएक्शन का जो सेकेंड पार्ट है, कि फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट थे ए और बी, और सेकंड पार्ट क्या है, बाई एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन ऑन अल्कोहल। तो ये भी अल्कोहल से ही है लेकिन इसमें खाली मिथाइल ईथर ही बनता है। तो वो आप देख लीजिए कैसे बनता है। ये रिएक्शन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, CH3CH2OH और इसमें डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन क्या होता है, CH2N2। तो इस केस में ये जो है रिएक्टेंट इसमें यूज़ करना है और ये यहाँ पर लग जाएगा। और इसमें कैटलिस्ट होता है HbF4 जो फ्लोरोबोरिक एसिड है, जो आपने पहले बाल्सकीमन रिएक्शन में भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर जो है जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या होगा, एक साइड तो मिथाइल ग्रुप ही रहेगा और इस तरह से ये मिथाइल ईथर बन गया है और साइड में क्या निकला N2। तो ये कुछ मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ईथर बनाने के लिए, ये आपको लर्न कर लेने हैं। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जैसे कि फिजिकल स्टेट। तो जो स्टार्टिंग वाला ईथर है डाईमिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये तो गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पर। जो बाकी सारे होते हैं जो दूसरे लोअर ईथर होते हैं वो कलरलेस लिक्विड विद करेक्टरिस्टिक स्मेल। उनकी एक पर्टिकुलर होती है ईथर की कि हम स्मेल से पहचान सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बारे में इतना ही है। आगे दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, यह है डाइपोल नेचर। तो ईथर की डाइपोल मूवमेंट होती है कुछ। तो ईथर्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर। तो आपने इसका स्ट्रक्चर पहले देख लिया है जो वाटर जैसा ही है। और ऑक्सीजन एटम की जो हाइब्रिडेशन है वो आपको पता है कि sp3 होती है जिसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से 2 तो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जैसा कि हम यहाँ पर अब शो करने वाले हैं। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो आपको पहले से ही पता है, 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। और हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, ये 2 होंगे उसमें लोन पेयर। तो वाटर में भी ऐसा ही होता है। वाटर में यहाँ पर हम इस तरीके से बनाते हैं, इन 2 के साथ ही H लगते हैं और ये 2 जो हैं यहाँ पर क्या रहते हैं, लोन पेयर। ये आपने अच्छे से बना लेना है। और वाटर के अंदर जो एंगल रहता है वो आपको याद होगा कि 104.5 डिग्री रहता है। और इसी तरह से जब आप ईथर बनाएंगे तो उसमें एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि R जो है ना ये बल्कियर ग्रुप है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और लोन पेयर तो इसमें ऐसे ही हैं। और एंगल जो है वो थोड़ा ज़्यादा, जो आपको लर्न हो गया होगा, वो कितना होता है 110 डिग्री। तो इस तरह से वाटर जैसा इसका एक वी शेप एंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसको मैं अब यहाँ पे दोबारा ऐसे बना देता हूँ बेंड करके। और वो आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी करेगा। और ये सिंगल बॉन्ड ही है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दोनों का रिजल्टेंट इस साइड चला जाएगा। तो इस साइड इसकी कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी, मींस पोलैरिटी इसमें आ जाएगी। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, द बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, जो कि यहाँ पर दिखाया है हमने। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द बल्कियर अल्काइल ग्रुप इन ईथर। ईथर में ये जो बल्कियर ग्रुप होते हैं मिथाइल इथाइल, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर H एटम इन वाटर। वाटर में जो है ये H एटम है जो बहुत छोटे एटम हैं, और ये बड़े ग्रुप हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा होता है। तो लास्ट में आपको क्या देखना है, द ईथर है बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया है एंड देयरफॉर हैव नेट डाइपोल मोमेंट। अगर ईथर का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता इस टाइप से तो नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होती, मीन्स उसमें कोई पोलैरिटी ना होती। डाइपोल मोमेंट को ऐसे म्यू से लिखा जाता है जो आपने प्लस में पढ़ा है। लेकिन ईथर का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है, इसी वजह से पता चला है कि इसका बेंट स्ट्रक्चर है। आगे थर्ड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर के हैं वो आपको याद रखना है, मच लोअर देन देयर आइसोमेरिक अल्कोहल। उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूलर मास वाला अगर अल्कोहल से आप कंपैरिजन करें तो ईथर का ही बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में आपको पता है कि क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ईथर में ऐसा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक अल्कोहल है जो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में स्टडी कर रखा है। O स्लाइटली नेगेटिव होता है और H स्लाइटली पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से नेगेटिव
पॉजिटिव से सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन ईथर में क्या है कि दोनों साइड RR ग्रुप है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। सारे मॉलिक्यूल ईथर के अलग अलग ही होते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम होता है। आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो है सोलिबिलिटी। जो लोअर ईथर्स हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर एंड ईथर मॉलिक्यूल। ईथर आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसलिए ईथर जो है काफ़ी हद तक वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये एक ROR एक ईथर है, और यहाँ पर हम कोई HOH वाटर ले लेते हैं, तो O स्लाइटली नेगेटिव होगा और H स्लाइटली पॉजिटिव होगा। इस तरह से यहाँ पर एक और ईथर ले लेते हैं इस टाइप से, तो ये H और O के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर में पॉसिबल होती है विद वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी वजह से इनकी सोलिबिलिटी वाटर में रहती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे R का साइज बढ़ जाएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम हो पाती है, तो सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है, हाउएवर द सोलिबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथर। जैसे जैसे ईथर का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, सोलिबिलिटी होगी डिक्रीज। दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम हद तक ही हो पाती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी देख लेते हैं, ये है डेंसिटी। तो यहाँ पर बस इसमें इतना ही नोट करना है कि ऑल ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, मीन्स वाटर से कम ही इनकी डेंसिटी होती है। क्योंकि आपको वाटर का और ईथर के स्ट्रक्चर में डिफरेंस पता है। ईथर में यहाँ पर कुछ बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाता है, मास उतना बढ़ता नहीं है, तो डेंसिटी कम रहती है। तो याद रखना है कि सभी ईथर्स की डेंसिटी जो है लेस देन वाटर होती है। तो इस तरह से ये जो मेथड ऑफ प्रोपोर्शन ईथर के नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने रीड कर लेनी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर करेंगे हम अगले लेक्चर में।